इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या तनाजे पर अदालत में 18वें रोज भी बहस जारी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलील पेश कर रहे हैं। आजादी के बाद किसी मजहबी मकाम को नहीं किया जा सकता है तब्दील। धवन का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि अब राम के नाम पर कोई रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। धवन ने कहा बीजेपी के जरिए 1990 में निकाली गई थी रथ यात्रा। मस्जिद में मूर्ति का होना कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा राजीव धवन का कहना है। आज में इस वक्त की काफी अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या तनाजे पर अदालत में 18वें रोज भी बहस लगातार जारी है। मुस्लिम फरीक की जानिब से राजीव धवन दलील पेश कर रहे हैं। धवन ने कहा आजादी के बाद किसी मजहबी मकाम को तब्दील नहीं किया जा सकता है। अब राम के नाम पर कोई रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। धवन ने कहा बीजेपी के जरिए 1990 में रथ यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद में मूर्ति का होना कोई चमत्कार नहीं है। मूर्ति का रखा जाना मंसूबाबंद साजिश थी, राजीव धवन का कहना। नाजरीन, मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, इस वक्त जो मुस्लिम फरीक है वो दलीलें पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। राजीव धवन ने कहा है कि अब जो है रथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए और आजादी के बाद जो है किसी मजहबी मकाम को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। आपको क्या कुछ मजीद अपडेट मिल रहे हैं? देखिए, राजीव धवन की तरफ से तमाम बातें रखी गई हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, जिससे वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। राजीव धवन का साफ तौर से ये कहना है कि 1934 के बाद वहां पर नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, क्योंकि 1934 के बाद निर्मोही अखाड़े ने वहां पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें पोजीशन नहीं मिला और इसके बाद उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। और जो तमाम बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि राम की मूर्ति रखना फिलहाल एक चमत्कार नहीं है, वो एक साजिश थी, एक राजनीतिक साजिश थी। उन्होंने 1990 में जो रथ यात्रा निकाली गई थी उस और भी इशारा किया कि अब राम के नाम पर कोई रथ यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए, क्योंकि इसका एक राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक शिला का भी उदाहरण दिया जिसमें कहा गया कि वहां पर एक स्वरूप पाया गया था जिस पर अल्लाह लिखा हुआ था। लेकिन जस्टिस बोबडे ने उनसे सवाल किया कि शिला पर क्या आपको कोई ऐसा सबूत है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उस समय दिल्ली में जब राइट हुए थे तो ये कहा गया था कि 30 से भी ज्यादा मस्जिद तोड़ा गया है, तो उन्होंने उन तमाम मस्जिदों को बनाने के लिए भी कहा था। तो फैजाबाद के डीएम ने ये जिक्र किया था कि एक मस्जिद फैजाबाद में भी तोड़ी गई है, जिसका जिक्र उन्होंने भेदभाव के रूप में किया। तो ये तमाम दलीलें जो है वो काफी क्रूशियल स्टेज पर है। उन्होंने कहा है कि इसको एक चमत्कार के रूप में ना देखा जाए, इसको फिलहाल एक धर्म समुदाय में बांटने के लिए ये बात कही जा रही है बार बार। उन्होंने कहा कि वहां पर मस्जिद ही था और उसके लिए तमाम दलीलें दी जा रही हैं। जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कही कि राम की मूर्ति रखना वहां पर चमत्कार नहीं है, ये एक बड़ी साजिश थी। ये एक बड़ी टिप्पणी जो है वो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोर्ट में कही जा रही है। राजीव धवन वो तमाम साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो ये बता सकें कि जो विवादित स्थल के लिए लड़ाई हो रही है वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। राजीव धवन अभी भी बहस कर रहे हैं और वो कुछ तस्वीरों को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो तस्वीरें हैं, जो शिलाएं हैं, वहां पर कुछ शराब में अल्लाह का भी नाम लिखा गया है, लेकिन उसी शराब में थोड़ी सी दूरी पर राम का भी नाम लिखा है, जिस पर राजीव धवन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल तमाम जो दलीलें हैं वो राजीव धवन की तरफ से तीखे दौर पर रखी जा रही हैं और हिंदू पक्षकारों की तमाम दलीलों का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि निर्मोही अखाड़ा और अब इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसाइड करे और इसीलिए वो ऐतिहासिक साक्ष्य भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं, जिससे सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि वहां पर मस्जिद था। जी बिल्कुल सुशील, और अभी राजीव धवन जो है दलीलें दे ही रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है अभी जो हम देख रहे हैं दलीलें पेश होने का, किस तरफ होता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके बाद जो है जिस तरह की दलीलें पेश की है राजीव धवन ने, इसका क्या कुछ रिएक्शन जो है देखने को मिल सकता है? जी देखिए, रिएक्शन अभी कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि हिंदू पक्षकार जहां इन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक और आध्यात्मिक साक्ष्य के आधार पर ये बताया कि वहां पर श्री राम का अस्तित्व है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो विवादित स्थल की परिक्रमा हो,
उसी का विरोध फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि जो तमाम चीजें की गई, चाहे वो श्री राम का मंदिर में मस्जिद में स्थापना करना या वहां पर नमाज अदा ना करने देना, ये तमाम चीजें एक साजिश थी। रथ यात्रा का भी जो बीजेपी ने 1990 में निकाला था, उसका भी जिक्र इशारे के रूप में राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि ये राजनीतिक पहलू के लिए भी बहुत बड़ा कदम था। जिस तरह श्री राम की मूर्ति वहां रखी गई और लोगों की आस्थाओं से उसको जोड़ा गया, वो कोई चमत्कार नहीं था, ये एक राजनीतिक हमला था। ये तमाम दलीलें फिलहाल राजीव धवन की तरफ से रखी जा रही हैं। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से वो बहुत ही मजबूती से अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनका पोजीशन उन्हें 1934 के बाद नहीं दिया गया, क्योंकि निर्मोही अखाड़े का वहां पर फिलहाल पोजीशन था। निर्मोही अखाड़े ने उस पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें सुबह और शाम नमाज पढ़ने दिया जाता था, इसलिए ज्यादा जानकारी उसे इस विषय में नहीं है। लेकिन वो अपनी दलीलों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर मस्जिद था, मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि साफ तौर से राजीव धवन ने कल भी ये कहा कि रामचरितमानस एक कल्पना आधार पर बनाया लिखा गया है, जबकि महाभारत एक इतिहास है और हम कल्पना के आधार को सबूत के तौर पर नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा भगवान और पुजारी और भगवान आज अयोध्या विवाद में आमने सामने हैं। भगवान अपने आप को पार्टी कैसे बना सकते हैं जब पुजारी भी उन्हीं की श्रेणी में है। तो तमाम दलीलों को राजीव धवन मजबूती से रख रहे हैं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, ताकि सुप्रीम कोर्ट को वो समझा सके कि जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में मुस्लिम पक्षकारों का भी अस्तित्व है। हिंदू पक्षकार अपना सुशील, तो क्या मुस्लिम पक्ष के बाद फिर हिंदू फरीक का भी पक्ष दलीलें सुनी जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए पहले मुस्लिम पक्षकार, अभी हिंदू पक्षकारों की तरफ से दलीलें पूरी की गई हैं और अब मुस्लिम पक्षकार अपनी दलील रखेंगे, उसका विरोध हिंदू पक्षकार की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद हिंदू पक्षकार के जो तमाम विरोध होंगे उन विरोधों को मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से रिबेटल किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर माह के अंत तक इस मामले में फैसला सुरक्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि इतनी फास्ट ट्रैक आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। तमाम पक्षकारों को तनलीनता से सुन रहा है, पूरा समय दिया जा रहा है, ताकि कोई भी पक्षकार बाद में ये ना कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को नहीं सुना। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन को और तमाम मुस्लिम पक्षकारों को ये भी कहा है कि आपको जितना भी समय चाहिए आप ले सकते हैं, आप अपनी तमाम जो दलीलें हैं वो रखें, लेकिन वो तमाम जो दलीलें हों वो फिलहाल अयोध्या राम जन्मभूमि से भी संबंधित हों, बाहर के किसी भी त्रुटि को नहीं सुना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग है, उस फाइंडिंग के आधार पर तमाम दलीलें रखी जा रही हैं। जो दलीलें हैं वो फिलहाल दोनों तरफों से रखी गई हैं। मुस्लिम पक्षकार का आज दूसरा दिन है, वो अपनी दलीलें रख रहा है। लगभग 18 दिन बीत गए हैं इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू मामले की सुनवाई कर रहा है। राजीव धवन ने ये कहा था कि उन्हें उन्हें अवकाश भी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार का समय दिया है कि अगर आप शुक्रवार का समय लेना चाहते हैं तो आप अवकाश ले लेंगे। लेकिन शुक्रवार को अगर राजीव धवन अवकाश लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट किसी और भी पक्षकार को सुनेगा। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो फिलहाल रखी जा रही हैं। हमें भी इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द से जल्द आए, ताकि जो सदियों से जो विवाद लंबित है उस पर एक बड़ी मोहर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई जाए। बिल्कुल सुशील, बहुत जल्द इस पूरे मामले पर फैसला आने की उम्मीद की जा रही है, तभी फास्ट ट्रैक पे जो है ये मामला डाला गया है। बेहद शुक्रिया सुशील तमाम तरफ अपडेट्स के लिए। नाजरीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला में मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों तक कैसे पहुंचे, इस पर गौर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार मीटिंग हो रही है। इस वक्त की काफी अहम खबर कश्मीर के ताल्लुक से वजारत दाखिला में मीटिंग होगी। वजीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ मीटिंग करेंगे। कश्मीर से आए कुछ सरपंच भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तरक्याती फंड सरपंचों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस मीटिंग में इसी मुद्दे पर गौर-ख्वाज किया जाएगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के नुमाइंदों से पहली बार ये मीटिंग हो रही है। काफी अहम मीटिंग, वजीर दाखिला अमित शाह आला अफसरान के साथ ये मीटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे
दफा 370 हटाने के बाद से आज पहली बार जो है कश्मीर के नुमाइंदों के साथ वजीर दाखिला मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के क्या कुछ अहम पॉइंट्स रहेंगे? मुनस्सर, जाहिर तौर पर ये काफी अहम मुलाकात है और वो तब जबकि करीब एक महीना बीतने को है धारा 370 को हटाए हुए। तो ऐसे में ग्राउंड की क्या रियलिटीज है और ग्राउंड में कैसे डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाएगा, कैसे डेवलपमेंट की जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी इस बैठक के दौरान, जो भी फिलहाल चल रही है। अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं इस मीटिंग में शामिल हैं और माना यह भी जा रहा है कि हर गांव में पंचायत स्तर पर, पंचायत लेवल पर किस तरह से डेवलपमेंट होगी, क्या मुश्किलें उनको आ रही हैं और किस तरह से वहां पर विकास किया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर। फंड को लेकर खास तौर से ये कहा जा चुका है कि हर पंचायत के लिए फंड रिलीज किया जाएगा ताकि ग्रॉस रूट डेवलपमेंट हो जम्मू कश्मीर में। तो ऐसे में अभी जो डेलीगेशन आया हुआ है उसमें करीब करीब 70-80 लोग इस डेलीगेशन में हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुलवामा, तमाम इलाकों से इसमें पंच और सरपंच मौजूद हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि जब ये इलेक्शन होने वाले थे पंचायत लेवल पे, उस वक्त धमकियां भी मिल रही थी कुछ पंचों को उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन सुरक्षा मुहैया भी कराई गई और वहां पर चुनाव भी कराए गए, पंचायत के लिए पंचायत चुनाव कराए गए। तो ऐसे में अब क्योंकि वहां पर 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल जाएगी और वो एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगी, तो ऐसे में सरपंचों का और पंचों का क्या रोल रहेगा, इन तमाम पहलुओं पर आज की इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। जी शैलेंद्र, जैसे कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, हालांकि उसमें बताया गया था कि रेस्ट्रिक्शंस को काफ़ी ईज किया जाएगा, कम्युनिकेशन भी बहुत जल्द बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन क्या इस मीटिंग में मजीद इस बात पर भी कुछ गौर हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस है, जो अभी डिटेंशन में है, चाहे हाउस अरेस्ट है, उनको वो कब वापस से जो है अपने घरों में जा सकते हैं या वापस से जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों से? क्या फिर उनसे भी कुछ मुलाकात होगी? क्या इन सारे मुद्दों पर भी कुछ बातचीत होनी है इस मीटिंग में? मुनस्सर, नहीं ऐसा, क्योंकि जो ये बैठक है ये पंच और सरपंचों की बैठक है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल नहीं रहता है। हालांकि जब पंचायत चुनाव भी होते हैं तब भी पार्टीज का कोई रोल नहीं रहता है, हालांकि पीछे से पार्टी से सपोर्ट रहता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो है इस लेवल पे बातचीत नहीं होगी। हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स को वहां पर हाउस अरेस्ट किया गया है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है, उसमें सेंटर की तरफ से ये फैसले नहीं लिए जाते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट का फैसला होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डीसी लेवल और डीएम लेवल पे ये फैसले लिए जाते हैं। तो हालांकि ये बात भी सही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनको नजरबंद किया गया है, लेकिन उसके लिए कारण ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के हालात ना खराब हो, इसके लिए कदम उठाया गया है। और वहां के गवर्नर भी ये बात कह चुके हैं, सत्यपाल मलिक, कि समय रहते आने वाले दिनों में उनको रिहा भी किया जाएगा। और अब ऐसी कुछ खबरें हैं कि अगले 2 हफ्तों में उनको रिहा किया जा सकता है, लेकिन वो सब चीजें इस बात पे निर्भर करती है, इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात आने वाले दिनों में कैसे बदलते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा है कि सरकार लगातार वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को खत्म कर रही है। लद्दाख और जम्मू में कई लगभग सभी इलाकों में लैंडलाइन शुरू हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो वहां पर लगातार जो है सहूलियत लोगों को मिल रही है। लोग करीब 70,000 लोगों ने पिछले 1 महीने में ओपीडी विजिट किया है। तो ऐसे में रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ इलाकों में जहां पर सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर वायलेंस का इम्कान है, लेकिन वहीं साथ ही साथ सिर्फ रेस्ट्रिक्शंस नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस है। इसीलिए इस मीटिंग से अगर हम उम्मीद करें तो जम्मू कश्मीर में ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से डेमोक्रेसी मजबूत हो, किस तरह से गाँव-गाँव और हर मोहल्ले में विकास पहुंचे, इसके लिए ये मीटिंग काफी अहम होगी। क्योंकि पंचों से जब सीधा संवाद होगा, सीधी बातचीत होगी होम मिनिस्टर अमित शाह से, तो जाहिर तौर पर एक मैसेज कम्युनिकेट इस मीटिंग के जरिए ये रहेगा कि कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। और ऐसे में सरपंचों को एक मैसेंजर ऑफ डेवलपमेंट बनाकर उनको वापस भेजा जाएगा, और ताकि हर शहर, हर गांव में विकास हो सके जम्मू कश्मीर। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका।